हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर में। आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है हिस्ट्री की, उसका पार्ट 2 समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डे हमने पार्ट 1 समझा था और उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो पास्ट में, जो अतीत में लोग रहते थे वो क्या खाते थे, किस तरह का जीवन जीते थे और फिर कहाँ रहते थे। ठीक है, जो शिकारी थे वो किस तरह से शिकार करते थे, फार्मर्स किसान कैसे रहते थे, मर्चेंट्स किंग्स वगैरह कैसे रहते थे। ठीक है, उसके बारे में हमने जाना था। और पार्ट 2 में बढ़ने से पहले पहले हम एक बार पार्ट 1 को रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसको हम और अच्छे से जान सकें और वो हमें भूलने ना पाए। ठीक है, हम भूल ना सकें उसको, इस तरह से हम उसको दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि पीपल, पहले जो लोग थे, पहले के लोग जो थे वो कहाँ पे रहते थे। ठीक है, और किस तरह के वो लोग थे, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। जैसे कि वो नर्मदा रिवर, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले वो उन्होंने रहना स्टार्ट किया नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, हजारों साल पहले। और वो जो लोग थे वो काफ़ी स्किल्ड गैदर्स थे, मतलब कि उनको सभी पेड़ पौधों की जानकारी थी और वो सब कुछ उनको पहले से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कौन सा जो पेड़ है उसके जो फ्रूट हैं वो खाने योग्य हैं और कौन सा पेड़ जो है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। और वो शिकारी भी थे, एनिमल्स हंटर थे, शिकार करते थे, मांसाहारी थे वो। ठीक है, और जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा कुंड से। अमरकंटक एक प्लेट्यू है जहाँ से जहाँ पे एक नर्मदा कुंड है और वहाँ से वो जो हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी है, वो निकलती है। और कहाँ पे जाके ये ड्रेन होती है? ये ड्रेन होती है हमारी भरूच सिटी में, जो कि गुजरात में है एक भरूच सिटी। ठीक है, वहाँ से निकलकर ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ कम्बात से होकर। यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रहा हमारा, ये गुजरात का एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे गल्फ ऑफ कम्बात है भरूच सिटी के पास। तो वहाँ पे ये ड्रेन होती है और सीधा अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सुलेमान और कीर्तिहार की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्तिहार की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से हमें पता चला है कि लोगों ने गेहूं और जौ जो था उसकी जो फसल थी वो स्टार्ट कर दी थी ग्रो करना, लगभग 8,000 साल पहले। और इसके अलावा जो गारो हिल्स और विंध्यास की जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे लोगों ने अपना एनिमल रियरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, उनको पालना स्टार्ट कर दिया था। और जो हमारे सबसे पहला जो राइस था वो कहाँ पे ग्रो हुआ था? विंध्यास की पहाड़ियों पे, मतलब कि नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? स्टार्ट किया था राइस को उगाना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। ये पूछा जा सकता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो राइस सबसे पहले कहाँ पे उगाए गए थे? तो वो नॉर्थ ऑफ विंध्यास था। ठीक है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास मतलब कि ये नॉर्थ ऑफ विंध्यास कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश के ऊपर। ठीक है, ठीक ऊपर। और वहाँ पे अपना ये जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड है हमारा, वहाँ पे है नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और जो अपना ये जो नदी है, जो हमारी नर्मदा रिवर है, ये डिवाइड करती है दो पार्ट में हमारे, लाइक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की एक तरह से ये बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो था वो नॉर्थ ऑफ विंध्यास था हमारा, साउथ ऑफ गंगा के नीचे। और साउथ ऑफ गंगा के नीचे एक और हमारा नगर था, मगध। सबसे पहला नगर था जो काफ़ी शक्तिशाली था, वहाँ के राजा काफ़ी पावरफुल थे, उन्होंने काफ़ी जगह अपना जो नेतृत्व था वो स्थापित किया था। ठीक है, और इसके आज का बिहार भी कहा जाता है मगध को, आज का बिहार। ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था गारो हिल्स कहाँ पे है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, विंध्यास की पहाड़ियाँ ये रही, फिर ये रही सुलेमान, कीर्तिहार।
ठीक है, ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड, जो कि जो हमारा जो भारत देश है उसका जो नक्शा है, अगर हम उसमें देखें तो ये सेंट्रल हाईलैंड है हमारा। और विंध्यास की जो पहाड़ियाँ हैं, रेंज है, वो सेंट्रल हाईलैंड में आती हैं। जबकि जो नीचे का जो सतपुड़ा डिकन प्लेट्यू है हमारा, ये सदर्न वाला पार्ट है हमारा इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था सुलेमान और ये कीर्तिहार की पहाड़ियाँ बताई थी इसमें, जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि लगभग 4700 साल पहले जो इंडस रिवर थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई थी। मतलब कि जो नगर थे उनको वो वहाँ पे फ्लरिश्ड हो गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना जो रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बसना स्टार्ट हो गए थे नगर 4700 साल पहले, जो इंडस रिवर थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी। और उसके बाद लगभग 2500 साल पहले जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी जो अपना मतलब कि पड़ती है उत्तर प्रदेश के अराउंड, वहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार के अराउंड, वहाँ पे लोगों ने अपना जो निवास स्थान था वो चेंज कर लिया था इंडस रिवर से, और वो अब गंगा नदी के पास बसने लगे थे। ठीक है, और इसके बाद हमने इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब कि जो इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो इंडस रिवर स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होती है, इंडिया से, तिब्बत से स्टार्ट हुई, तिब्बत से स्टार्ट हुई और इंडिया से आकर यहाँ से पाकिस्तान में फिर जाके चली गई। ठीक है, पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी में निकल गई। तो इसका जो लेफ्ट है वो इंडस रिवर, यहाँ पे हमने लेफ्ट लिया है, ये इंडस रिवर है, तो यहाँ से लेफ्ट जो है वो इंडिया वाला पार्ट आता है और थोड़ा सा पाकिस्तान का, और इसके राइट साइड वाला ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने इसमें नदियों के बारे में पढ़ा था, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, चिनाब रिवर, ठीक है, रावी रिवर, ब्यास, झेलम, सतलज, पंजाब रिवर, ठीक है, और घाघरा रिवर, लूनी रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहाँ से निकलती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, सतलज रिवर जैसे भाखड़ा बांध बना है उसके ऊपर, फिर गोविंद सागर लेक बनी है भाखड़ा बांध बनने से, वो चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। राइट हैंड साइड इंडस रिवर के कौन कौन सी नदियाँ हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये मैंने आपको बताई थी मैप के थ्रू कि ये जो हैं वो गोमती, सांदा, घाघरा, ठीक है, दामोदर, सोन, फिर तीस्ता, ये हमारी क्या है, गंगा नदी की जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि लोग पहले ट्रैवल क्यों करते थे, किस वजह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को ट्रैवल क्यों करते थे। तो उसका जो रीज़न था वो था, कई बार नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था। ठीक है, फिर कई बार अपने इंजॉयमेंट के लिए वो ट्रैवल करते थे, किसी दूसरी जगह को मतलब कि खोजने के लिए वो ट्रैवल करते थे। जो कई बार जो अपना जो और इंसान थे, लोग थे, वो अपने लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि लोग पानी जहाँ पे होता था वहाँ पे उस जगह को ढूंढते थे सबसे पहले वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस समय उनके लिए, और अभी भी। तो पानी जहाँ पे होगा वो वहाँ पे अपना बसेरा डाल देते थे। ठीक है, फिर कई लोग जो थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो अपना आर्मी लेकर किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे लैंड पर मतलब कब्जा करने के लिए निकलते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आज के जो लोग हैं, अभी के लोग, वो क्यों ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अपने इंजॉयमेंट के लिए, किसी दूसरे कंट्री के कल्चर को जानने के लिए, उनका खाना पीना रहना किस तरह से है उसको जानने के लिए आज के लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, और वो जानना पसंद करते हैं किसी दूसरे देश के बारे में। फिर वो अपने मतलब कि देश में जाकर उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि चाइना से जो हमारा, अगर हम अभी कुछ समय पहले की बात करें, लगभग 1400-1500 से पहले की बात करें, 1500 ईस्वी के पहले से बात करें, तो फायान जो था वो हमारा चाइना से वो आए थे, और उन्होंने
मतलब कि महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल करके फिर वो उन्होंने चाइना में जाकर उसको अपनी अपनी जो लैंग्वेज थी उसको उसमें कन्वर्ट करके उस वो जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर थे लेख लिखे हुए थे उनको बदल करके उसको फैलाया फिर अपने देश में। तो इस तरह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा अभी भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो दूसरे देशों के बारे में जानने उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया और भारत क्यों है, क्योंकि जो ग्रीक और ईरानियंस थे उनको जो सिंधु नदी थी हमारी संस्कृत में जिसे सिंधु कहा जाता था और वैसे इंडस है उसका नाम, तो वो उसको हिंदोस या इंडोस कहते थे। इस करके हमारा जो नाम था देश का वो इंडिया पड़ा। और जो इसके ईस्ट में जो लोग रहते थे इसके जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे इंडस रिवर के उनको भारता कहा जाता था, जैसे कि ऋग्वेद में भी ये चीज़ मेंशन हुई थी। तो इस करके जो बाद में इस नाम का जो यूज़ है वो देश के लिए होने लगा। क्या ये मैंने ग्रीस के बारे में आपको बताया था और ईरान के बारे में आपको बताया था कि ग्रीस की कैपिटल क्या है और ईरान की कैपिटल क्या है। ईरान की कैपिटल मैंने आपको तेहरान बताया था और इसकी जो करेंसी है वो ईरानियन रियाल मैंने आपको बताई थी। फिर ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है और इसमें जो करेंसी यूज़ होती है वो यूरो है इसकी करेंसी, ठीक है। और ये हमारे इंडिया से देखो कितना दूर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान। और जो ईरान है वो एशिया में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, जबकि जो ग्रीस है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो हमारा जो पास्ट है उसकी जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है, किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरह से उस जानकारी को हासिल करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में जानकारी कैसे हासिल करनी है, ठीक है। फाइंडिंग आउट मतलब कि ढूंढना है उसके बारे में, पास्ट के बारे में किस तरह से ढूंढेंगे हम। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे रास्ते हैं अपना पास्ट के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सर्च करें, किसी किताब को पढ़ें जो पुराने टाइम में लिखी गई थी, ठीक है, और काफ़ी समय पहले लिखी गई थी, तो हम उस पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और जो किताब पुराने समय में लिखी गई हो, काफ़ी समय पहले लिखी गई हो, ठीक है, और हाथों से लिखी गई हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। मेन्यू का मतलब होता है कि मतलब अपना हैंड, हाथ। ये लैटिन वर्ड का एक शब्द है मेन्यू, जिसका क्या मतलब है, हैंड, मीनिंग हैंड। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट अगर हम हिंदी में देखो तो इसका मतलब होता है पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट का, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि और ये हाथों द्वारा लिखी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी मतलब बात ये है कि उस समय, पुराने समय में ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो लिखी जाती थी पाम लीफ के ऊपर, पाम लीफ, और या फिर जो अपना बिर्च होता है, ठीक है, बिर्च के जो पेड़ होते हैं, बिर्च मतलब कि भोज वृक्ष जिसे कहते हैं, ठीक है, भोज वृक्ष। तो उसकी जो छाल होती थी, बिर्च जो ट्री है उसकी जो छाल होती थी उसके ऊपर उसको इकट्ठा करके, उसके मतलब कि एक तरह से पेजेस बना के उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर जो थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और काफ़ी जो इंसेक्ट थे उन्होंने जो पुराने टाइम की जो पांडुलिपि थी वो अभी तक हमारे पास नहीं मिली है, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिली है काफ़ी, क्योंकि वो एक तरह से पेज होता था, इस तरह से पेज होता था, ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे, इस तरह से एक पेज होता था। तो इंसेक्ट्स जो थे उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ ही हमारे पास इसके अवशेष मिले हैं जिनमें कि एक ये है। तो इस तरह के वो पेड़ होते थे और इस पे वो अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो हाथों से वो लिखते थे उस समय की जानकारी, तो वो हमें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये क्यों लिखते थे लोग,
पुराने टाइम में इसके ऊपर क्या हमें देखने को मिलता है, हमें इसके ऊपर देखने को मिलता है कि पुराने समय में जो रिलीजियस बिलीफ थे, जो प्रैक्टिसेस की जाती थी वो किस तरह से की जाती थी। ठीक है, राजा महाराजाओं की जो ज़िंदगी के बारे में हमें इस मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है। मेडिसिन्स उस समय कौन कौन सी यूज़ होती थी, विज्ञान के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो एपिक स्टोरी होती हैं, पोइम्स के बारे में हमें पता चलता है। उस समय क्या नाटक होते थे, प्लेस क्या होते थे, उसके बारे में हमें पता चलता है। और इसमें से जो काफ़ी सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत भाषा में यूज़ की गई हैं। संस्कृत उस समय जो विद्वान होते थे, ठीक है, प्रोफेशनल होते थे, वही यूज़ करते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको लोकल जो लैंग्वेज थी वहाँ की प्राकृतिक पाली लैंग्वेज, उसमें भी इसको बदला गया, जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। प्राकृतिक और पाली लैंग्वेज जो थी वो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, तो बाद में इसको उसमें भी बदला गया। इसके अलावा तमिल लैंग्वेज भी है जिसमें ये जो अपना पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें भी हमें देखने को मिली, उस लैंग्वेज में भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं, मतलब कि जो कि हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती हैं। ठीक है, दीज आर रिलेटिवली राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, सच एज स्टोन, पत्थर के ऊपर, मेटल के ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा जाता है कि मतलब कि जो अपने राजा महाराजा थे उस समय, तो वो अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब करते थे उसके ऊपर। जो मतलब कि जो लोगों के लिए उसने ऑर्डर दिए होते थे कि भाई आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, इस तरह के ऑर्डर उन्होंने लोगों के लिए दिए होते थे, ताकि वो उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकें, लोग उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकें और उसको पढ़ के उसको फॉलो कर सकें, ओबे कर सकें उन इंस्क्रिप्शन को। ठीक है, उन ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। इस करके वो इंस्क्रिप्शन उस जो राजा महाराजा थे वो इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। इसके अलावा जो लोग थे वो कई बार, जैसे कि राजा महाराजा हो गए, तो उन्होंने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में भी वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें उसमें जानने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन के थ्रू, वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू उसमें अपने बड़े बड़े पत्थरों में लिखवा देते थे, जैसे कि उनकी विक्ट्रीज, उनकी जीत, उन्होंने कहाँ कहाँ पे युद्ध लड़े। ठीक है, उनकी जीत के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो वो इस तरह की घटनाएं जो थी वो इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखवाते थे राजा महाराजा जो होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये हमें मिला है अपना लगभग 2250 साल पुराना है। ये पत्थर के ऊपर लिखवाया गया है और ये जो हमारे राजा अशोक थे उन्होंने लिखवाया है। ठीक है, उनके द्वारा लिखवाया गया है। ये हमें कांधार से मिला है, जो कि आज के अपना अफगानिस्तान में है। ठीक है, आज के अफगानिस्तान में है कांधार, और वहाँ पे उन्होंने इसको, अशोक जो है वो एक राजा थे जो कि मतलब जिनके बारे में हमने पढ़ा होगा कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को 2 इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है, 2 स्क्रिप्ट में लिखवाया है। स्क्रिप्ट क्या होती है, लिपि होती है स्क्रिप्ट। ठीक है, एक स्क्रिप्ट होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो उन्होंने इसको 2 स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखवाया है, जैसे कि ग्रीक और अरेमिक। ठीक है, ग्रीक जो है वो सबसे ऊपर जो लैंग्वेज यूज की है वो ग्रीक है, और जो नीचे वाली लैंग्वेज है वो अरेमिक लैंग्वेज का यूज किया गया है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी मतलब कि अभी अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ लिया है, क्योंकि जो लोग यूनानी थे, ग्रीक थे, अरेमिक थे, उनको वो लैंग्वेज आती थी, इसलिए उन्होंने पढ़ ली उसके बारे में। लेकिन कई बार हमें जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में पता नहीं चलता है, तो उसको अगर हमें पढ़ना है, उसको हमें समझना है कि ये कितने साल पुराना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें हमारी कौन मदद करता है, उसमें हमारी मदद करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि पुरातत्व, जो पुरातत्व खोजी होते हैं, जो किसी चीज़ को
मतलब कि उसको उसकी खुदाई करके उसको उसमें जो हमें सोर्स के किसी भी सोर्स के थ्रू जो भी जानकारी हमें मिलती है वो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। एक्सकेवेट क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है कि मतलब कि किसी चीज़ की खुदाई करना, ठीक है। एग्जीक्यूट करना मतलब कि अगर आपको कोई जगह मिली है तो अगर आपको उस जगह के बारे में पता करना है तो आप पहले उसकी अंदर तक खुदाई करेंगे, फिर वहाँ से अगर आपको कुछ सोर्सेज के थ्रू कुछ अवशेष मिले हैं तो उसके बाद आप उसको समझेंगे कि ये कितने साल पुराना है और ये कब यूज़ किया गया था, उसके बारे में वो हमें बताते हैं। जैसे कि अगर खुदाई से हमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कुछ कॉइन्स मिले हैं, वेपन मिले हैं, ठीक है, फिर अपना कुछ हड्डियाँ मिली हैं, बोन्स मिली हैं, तो वो चीज़ हमें क्या बताती है कि ये कितने समय पुराना है। और अगर बॉडी के साथ हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं तो वो हमें क्या बताता है कि वो लाइफ, मरने के बाद भी लाइफ में विश्वास रखते थे। इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ की जानकारी हमें सही तरीके से बता सकते हैं उस किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखकर। अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है तो उसकी ईंट को देखकर वो पता लगा लेंगे कि ये ईंट जो है वो कितने समय पुरानी है। इस तरह की जो जानकारी है वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट से मिलती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये इंस्क्रिप्शन, ये तो लिखा हुआ था, इसको पढ़ के हम पता कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है और इस पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे जो लिखी नहीं होती है वो हमें पता चलती हैं किससे, कि अगर उसकी हम अगर खुदाई करें और उस जगह की अगर हम खुदाई करें और उस जगह से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तब हम पता कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ठीक है। जैसे कि ये हमें कुछ घड़े मिले हैं, सिल्वर कॉइन्स मिले हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय इस तरह के कॉइन्स यूज होते थे। और ये जो पोर्ट है एक तरह का, और इसके ऊपर देखो ये कितनी अच्छी इन्होंने जो कारीगरी है कर रखी है। तो और ये कलर भी कितना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अभी तक ये नहीं गया है कलर, है ना। तो ये जब मिला था, ये लेफ्ट में हमने लिखा हुआ है कि लेफ्ट में एक पोर्ट है, ये देखो, फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, काफ़ी पुरानी जगह से है। पोर्ट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले का ये पोर्ट है और अभी तक ये इस तरह का है। ये हमें देखने को मिला है इसमें जगह की, जब हमने खुदाई की, जैसे इंडस रिवर के नियर में कुछ जगह थी वहाँ पे हमने खुदाई की तो वहाँ से हमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिली हैं, ठीक है। राइट में कुछ क्या है, ओल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन, ठीक है, जो कि लगभग 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे। ये रहे वो, ठीक है, ये 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है कि ये 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे, ये 4700 साल पहले का है, ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें पता चला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ट के बारे में जानने से पहले हमें लाइक पास्ट के बारे में जब भी हम जानते हैं तो पास्ट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक गांव में रहने वाले आदमी के लिए, एक शहर में रहने वाले आदमी के लिए काफ़ी अलग अलग तरह का जो है वो पास्ट होता है। और इस लेसन के थ्रू हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई इंसान गांव में रह रहा है, कोई किसान है, कोई चरवाहा है, तो उसकी जो लाइफ है वो किसी राजा या महाराजा या फिर मंत्री, प्रधानमंत्री से बिल्कुल डिफरेंट होगी। मान लो आज के समय में अगर हम बात करें तो अंडमान आइलैंड जो है वहाँ पे अभी भी जो फूड जो वो इकट्ठा करते हैं वो फिशिंग से करते हैं, हंटिंग से करते हैं, ठीक है। और अपने फॉरेस्ट जो जंगलों में जो प्रोड्यूस होता है फ्रूट वगैरह, वहाँ से वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर हम एक शहर की बात करें तो वो जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं वो करते हैं किसी जगह से खाना मंगवा के, जैसे शहरों में दुकानें होती हैं, ठीक है, वहाँ से वो अपना राशन परचेज करेंगे, उसके बाद वो उस तरह से अपने जीवन को जीते हैं। गांव में अगर कहीं पे बिजली नहीं है तो उसकी जो लाइफ है वो
शहर से कई गुना डिफरेंट होगी, क्योंकि शहर में बिजली होगी तो वो कुछ अपना जो जीवन है वो अलग तरह से जिएंगे, गांव में अगर बिजली नहीं है तो वो कुछ अलग तरह से जिएंगे। तो हर किसी के लिए पास्ट की जो अहमियत है वो अलग अलग है, हर किसी के लिए पास्ट जो है वो अलग है। इसके अलावा अगर हम जैसे अभी हमने पढ़ा होगा कि लगभग 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 4700 साल पहले, तो 4700 साल पहले, 2500 साल पहले क्या है, हमारे लिए डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी जगह को जानने में, किसी भी जगह के बारे में जानने के लिए कि ये किस समय की बात की जा रही है। तो उसके लिए हमें डेट्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और डेट्स में अगर हम देखें तो आपने कुछ शब्द देखे होंगे, ईसा पूर्व, ठीक है, BC AD, इसके बारे में हमने पढ़ा है काफ़ी बार। और जब हम इसके बारे में पढ़ते थे छठी सातवीं में, तब हमने इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं BC AD, ईसा पूर्व, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है BC, ठीक है। BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट क्या है, यहाँ पे जो डेट यूज की गई है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरुआत की गई है कैलेंडर की एक तरह से, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे तो उसके बाद और उससे पहले की जो डेट है उस हिसाब से नोट की जाती है। अगर हमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की कोई डेट है तो उसको हम कहेंगे BC की 8000 BC, बिफोर क्राइस्ट, 8000 बिफोर क्राइस्ट। और अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की अगर बात हो रही है तो उसको हम कहेंगे AD मतलब कि एनोए डोमिनी, ठीक है। लेकिन ये अगर हम देखें तो एक रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से तो ये धर्म को हमें मतलब कि एक तरह से धर्म को बता रहा है कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया जा रहा है, उनकी तिथि को फॉलो किया जा रहा है। तो इसको अभी इन्होंने थोड़ा चेंज किया है और अभी जो हमें देखने को मिलता है वो BCE और CE देखने को मिलता है ज़्यादातर, कभी कभार हमें BP भी देखने को मिलता है। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा मतलब वही आ गया बिफोर क्राइस्ट। और CE का मतलब होता है कि कॉमन एरा मतलब कि एनोए डोमिनी के बाद, मतलब कि कॉमन एरा जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात हो रही है। और समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, ठीक है। समटाइम जो होता है वो BP भी यूज किया जाता है बिफोर प्रेजेंट, जो कि डिनोट करता है बिफोर प्रेजेंट को। तो ये कुछ डेट के हमारे मायने हैं जो कि हमें पता होने चाहिए डेट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो काफ़ी साल मतलब लाखों हज़ारों साल पहले हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिली हैं जहाँ पे हमें स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज दोनों को देखने को मिला है, जैसे कि आपको ये नीचे दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स, कुछ लैंग्वेज भी यूज़ की गई हैं और स्क्रिप्ट्स लिपि भी यूज़ की गई हैं। और ये हर मतलब कि चेंज होती रहती हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, ये चेंज होती रहती हैं। तो स्कॉलर्स जो होते हैं वो इनको किस तरह से अंडरस्टैंड करें, अगर मान लो ये इस तरह की जो स्क्रिप्चर है ये बने हुए हैं, ठीक है, तो इसको अगर स्कॉलर जो होंगे अगर वो समझने लगे तो वो किस तरह से समझेंगे, क्योंकि ये तो किसी तरह से समझ नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हमें ये जो स्क्रिप्चर है ये हमें मिस्र से मिला है एक तरह से, ठीक है। तो उन्होंने इसमें जैसे ये लाइन हमें देखने को मिल रहा है तो उसके लिए उन्होंने L लिखा हुआ है, L, और ये जो वर्ड है इसके लिए इन्होंने A लिखा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने जैसे जैसे उनको शब्द का मतलब पता चलता गया तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस स्क्रिप्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, समझना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से उनको इसकी जानकारी हमें जो स्कॉलर्स थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने हमें इसकी जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई,
इनको समझा अच्छे से कि ये जैसे जो वर्ड है इसको ए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो ये ए यूज़ किया है, लाइन के लिए एल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर जैसा बना हुआ है पी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, इसको समझा और उसके बाद लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया कि इस लिपि का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेसन था। इसमें हमने पढ़ा कि लोग पहले समय में क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, किसानों का जीवन किस तरह से था, राजा महाराजाओं का जीवन किस तरह का था। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हम इसमें देखेंगे। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में, तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो हाथों से लिखी जाती है, अपने हाथ से लिखी जाएगी, ठीक है, और वो किसी मतलब कि पेपर पर लिखी जाएगी। लाइक वो पुराने समय में जो मैंने आपको बताया बिर्च था, भोज वृक्ष था, उसके पत्तों के ऊपर उसकी जो छाल होती थी उसके ऊपर वो लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। और जो इंस्क्रिप्शन है वो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि पत्थर हो गया, मेटल हो गया, उसके ऊपर वो इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी जाती है। तो ये सबसे बड़ा इसमें क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथों से लिखी जाती है और इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। दूसरा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। अब नर्मदा वैली क्या है, नर्मदा वैली में क्या हुआ था, सबसे पहले नर्मदा वैली में लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हुए थे, वहां पे उन्होंने हंटिंग वगैरह की थी। तो पहले का ये वाला सही है, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग इन नर्मदा वैली, ठीक है। द फर्स्ट बिग किंगडम कौन सा था हमारा, मगध, जहाँ पे मतलब कि जहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी पावरफुल थे और काफ़ी ज़्यादा उनका जो आधिपत्य था वो काफ़ी जगह पे था, ठीक है। उसके लोगों ने मतलब इसको इनके जो राजा महाराजा थे इस मगध साम्राज्य के, उसकी बहुत ज़्यादा छाप थी हर जगह, ठीक है। इसके अलावा सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो ये सिटीज़ कहाँ पे शुरू हुई थी 2500 साल पहले, ये हुई थी गंगा वैली में, ठीक है। और इसके अलावा अर्ली एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ था, अर्ली एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था गारो हिल्स में। गारो हिल्स में क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, रेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स की, जो हमारे जानवर थे गाय, बैल, बकरी, भेड़, उनको उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था और गांव में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे ही अर्ली एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट सिटीज कहाँ पे अपना फ्लरिश्ड हुई थी, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, लगभग 4700 साल पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये था इसका दूसरा क्वेश्चन का जो मैच द फॉलोइंग्स में आंसर। और कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हमें मतलब समझने के लिए हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। इसमें आ गया आपका ट्रैवलिंग, मतलब कि घूमना, लोग कहाँ कहाँ घूमते थे उस समय, ठीक है, ट्रैवलिंग का यूज़ किया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो मैंने आपको बताया हाथों से लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन मतलब कि हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्व जो खोज करते हैं, डिग आउट करते हैं, अपने जो एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसको, ठीक है। फिर जो हिस्टोरियन इतिहासकार, और सोर्स मतलब कि हमें किस सोर्स के थ्रू हमें पता चला है, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू, वो सोर्सेस हो गए हमारे। फिर आ गया इसमें एक डेसिफेरमेंट, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। डेसिफेरमेंट होता है कि डेसिफेरमेंट मतलब कि किसी जगह की खोज करना, ठीक है, मतलब कि किसी लिपि के बारे में पता करना। कोई भी अगर लिपि होगी तो उस लिपि के बारे में हमें जानकारी हासिल करना, उसको हम डेसिफेरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये था हमारे फर्स्ट लेसन का जो जिसको एलबोरेट किया गया है, समझाया गया है इस
लेक्चर के थ्रू। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करो और काफ़ी लोगों बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ ताकि उन सबके लिए ये हेल्पफुल रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके किसी दूसरे लेक्चर की। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि दूसरा लेसन होगा हिस्ट्री का, उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।